नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर। आज आपके सामने जो नई वीडियो है, इसमें कक्षा 10वीं की कविता उत्साह और अट नहीं रही है कि वह क्या हम करेंगे। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और दोनों कविता जो आकार में छोटी है, तो एक ही जो वीडियो उसमें इन दोनों की व्याख्या हो जाएगी। तो उत्साह एक आह्वान गीत है। इस आह्वान गीत में निराला जी ने बादलों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। तो निराला जी किस प्रकार अपने भावों को बादलों के माध्यम से प्रकट करते हैं, आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो इससे पहले कि हम हमारी वीडियो शुरू करें, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो लाइक करना और शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में जो वीडियो हम बनाए वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं उत्साह कविता की व्याख्या। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो गगन में होता है आकाश, धाराधर में बादल और धाराधर में मूसलाधार वर्षा भी होती है। तो कवि क्या कहता है, कवि बादलों से गरज बरस कर सारे संसार को नया जीवन प्रदान करने की प्रेरणा देते हुए कहता है। कवि कहता है, ओ बादलों तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। घेर घेर घोर गगन, यानी सारे के सारे आकाश को घेर करके, कि तुम सारे के आकाश को घेर के मूसलाधार वर्षा करो। घनघोर बरसो हे बादलों, ललित ललित काले घुंघराले। ललित मैंने होता है सुंदर, काले घुंघराले घुंघराले बालों के समान। आगे कभी कहते हे बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो और तुम्हारा स्वरूप है वो काले घुंघराले बालों के समान है। बाल कल्पना कैसे पाले। आगे कवि कहता है कि तुम तो अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले हुए हो। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार बच्चा कल्पना करता है, अपनी कल्पनाओं में उनको बढ़ाता जाता है, उसी प्रकार बादल जो आकाश में बढ़ते जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि हे बादलों तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले हुए हो। विद्युत छवि उर में होता है हृदय, विद्युत में होता है बिजली, और तुम्हारे जो हृदय में है, तुम्हारे जो भीतर है, बिजली की अथाह शक्ति समाई हुई है। विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले भी। कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा है, तुमने बिजली की शोभा को धारण कर रखा है। तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो। नवजीवन नवीन सृष्टि करने वाले हो, यानी बादल के बरसने से हर जगह पेड़ पौधे फूल सभी नए नए पौधे उगाते हैं, तो नया जीवन पर उनका शुरू हो जाता है। तो इसलिए कवि कहता है कि तुम नवीन जीवन की सृष्टि करने वाले हो। आगे कवि कह रहा है वज्र छिपा नूतन कविता, कि तुम्हारे भीतर वज्रपात करने के पार शक्ति छिपी हुई है। वज्र जैसी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। नूतन कविता, और तुम संसार को नवीन प्रेरणा और नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। नूतन कविता क्या होता है, नया जीवन। नूतन कविता का अर्थ क्या होगा, नया जीवन, कि तुम नूतन नया जीवन देने वाले हो सभी को। फिर भर दो बादल गरजो। आगे कवि कह रहा है कि तुम फिर से गरजो हे बादलों, तुम गरजो और सबका जीवन में नयापन भर दो, नया जीवन सबको प्रदान कर दो। नेक्स्ट अगला जो हमारी इसका पद्यांश है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल में होता है व्याकुल, विकल में क्या होता है व्याकुल, उन्मन में होता है निराश या उदास। विश्व के निदाग के सकल जन, सकल में होता है सारे, जन में लोग, विश्व संसार होता है, निदाग होता है गर्मी ताप, गर्मी का ताप। तो आगे कवि कह रहा है कि गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धरती के जो लोग हैं, जो सभी जो जन हैं, वो व्याकुल और बेचैन हो गए हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, की सारी धरती के जो लोग हैं वो गर्मी के ताप के कारण व्याकुल हो गए हैं, उन्मन हो गए हैं, निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो। क्या कवि कह रहा है, हे बादलों आए अज्ञात दिशा से, तुम अज्ञात दिशा से आए हो। कि बादलों का आने की कोई स्पष्ट एक दिशा नहीं होती, हम सभी जानते हैं कि बादलों तुम अज्ञात दिशा से आए हो। अनंत के घन, अनंत में होता सीमाहीन, कि तुम सीमाहीन आकाश में अज्ञात दिशा से आकर के सब तरह फैल गए हो। तप्त धरा जल से भीतर, जल से फिर शीतल कर दो, कि धरती है वो जल रही है, तप रही है, और इस तपती हुई धरती को तुम अपने जल से शीतलता प्रदान कर दो। बादल गरजो, कि भाई बादलों तुम गरज गरज के
बरसो और फिर धरती को शीतलता प्रदान कर दो। तो ये तो थी हमारी प्रथम कविता उत्साह, जो कि आह्वान गीत है। इस कविता में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली अधिक है, अनुप्रास, मानविकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा अलंकारों का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। और कवि ने बादलों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त किया है कि बादल ही नया जीवन प्रदान करते हैं, लोगों को उम्मीदों को पूरा करते हैं, संसार में जो गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं उसको दूर करते हैं और शीतलता भर देते हैं। तो ये थी हमारी प्रथम कविता उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इसी के साथ उनकी दूसरी जो कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही का अर्थ होता है समा नहीं रही है। तो इस कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का, मादकता का सुंदर चित्रण किया है कि फागुन मास जो ऐसा महीना होता है जिसमें न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें वातावरण में चारों ओर फूल खिल जाते हैं। पहले मैं ये बता दूं फागुन का महीना होता कौन सा है। तो हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार फागुन का जो महीना होता है, जिस महीने में फरवरी और मार्च का जो महीना होता है जिसमें हमारे होली का त्यौहार आता है। तो फागुन मास में होली का त्यौहार आता है। तो फागुन उस समय क्या होता है, फूल खिले होते हैं, वृक्षों पर नई नई कोंपलें आ जाती है, चारों ओर वातावरण खुशी से भरा होता है, फूलों में खुशबू फैल जाती है। तो ऐसा वातावरण होता है। तो उसी का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए इसका हम सलार्थ करते हैं। कवि क्या कहता है, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही का अर्थ समा नहीं रही है, और सट नहीं रही का अर्थ भी यहाँ पर क्या है, समा नहीं पा रही, इतनी ज़्यादा सुंदरता है। तो कवि कहता है कि इस शरीर में फागुन की जो सुंदरता है किसी भी प्रकार समा नहीं रही है, कि प्रकृति कण कण से उसकी सुंदरता फूट रही है और प्रकृति में सुंदरता समा नहीं रही है। तो ये कवि ने पहली 3 लाइनों में कहा कि कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। आगे कवि कह रहा है कि जो फागुन है उसकी इतनी सुंदरता होती है, प्रकृति का कोना कोना सुगंध से भर जाता है, चारों ऐसा वातावरण हो जाता है कि जहाँ भी श्वास लेता है फागुन, वो प्रकृति के कण कण को अपनी सुगंध से भर देता है। कहने के बाद हम जहाँ भी जाते हैं फागुन की सुंदरता को चारों निहारते हैं, चाहे वो घर हो, बगीचा हो, खेत हो, खरियान हो, सब में जहाँ भी इसको जाते हैं तो ऐसा वातावरण उसमें होता है कि हर श्वास में खुशबू भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर मैंने होता है पंख, कि फागुन का ऐसा वातावरण होता है कि आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान कर देता है। फागुन मास जो होता है वो आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान कर देता है। अब पंख प्रदान क्या है, पंख प्रदान यहाँ अर्थ हो गया कल्पना रूपी पंख, कि इस महीने में इस सौंदर्य में ऊंची कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख लग जाते हैं। ऐसे लगता है मन में पंख लगे हो, मन कल्पनाओं की जो ऊंची उड़ान है उसमें उड़ने लगता है। कहने के भाव कि मन में तरह तरह कल्पनाओं का जन्म होता है, और फागुन मास का सौंदर्य है वो इतना ज़्यादा होता है कि मन चाहों और उड़ने लगता है, कवि रचनाएं करने लगता है, फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधों में नई कोंपलें आ जाती है और उसमें फसल भी आने को होती है। तो सब सौंदर्य उसमें होता है। तो कहने के भाव क्या है कि उसमें ऐसा वातावरण होता है कि मन में इतनी कल्पना हो जाती है कि मन में उड़ने के पंख लग जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आगे कवि कह रहा है कि इतना ज़्यादा अत्यधिक आकर्षक और सुंदर वातावरण है कि मैं उसकी ओर से अपनी आँख हटाना चाहता हूँ, पर वहाँ से मेरी जो आँखें वो दूर हट नहीं रही। यानी उस सुंदरता ने मेरी आँखों को बांध लिया है, मैं उस सुंदरता में बंध गया हूँ, उस पर आकर्षित हो गया हूँ कि मेरी आँखें उससे हटती नहीं हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, जो मैं अब तक बता रहा था कि पेड़ पौधों की बात कर रहे थे कि पेड़ों की जो सभी डालियां हैं वो पत्तों से पूरी तरह लद गई है। पत्तों से लदी डाल, जो पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो पूरी तरह से लद गई है। तो कहीं हरे पत्ते हैं, कहीं कोंपलों में लाली छाई हुई है, कि जो नए नए कोंपले होते हैं, नए नए पत्ते लाल रंग के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कहीं हरे पत्ते हैं और कहीं कोंपलों में लाली छाई हुई है। तो ऐसी जो पत्तों से लदी डालियाँ महक रही है, अपना सौंदर्य बिखेर रही है। मंद गंध पुष्प माल, मंद मैंने होता है मीठी मीठी, गंध मैंने सुगंध, पुष्प मैंने फूल, माल मैंने माला। आगे कवि क्या कह रहा है कि उनके बगीचे में सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके कंठों में सुगंध से भरे फूलों की मालाएं पड़ी हुई। चारों ओर इतने फूल हैं, इतनी सुगंध है कि ऐसा लगता है कि कवि कहता है कि मैंने अपने कंठ में फूलों की खुशबू से भरी हुई माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पर में जगह जगह, शोभा श्री क्या अर्थ हो जाएगा, सौंदर्य से भरपूर भी हर जगह। आगे कवि कह रहा है कि जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भरा गया है। तो हर जगह जो
फागुन का सौंदर्य है वो भरपूर है, सौंदर्य से भरा हुआ वातावरण, इतना ज़्यादा सौंदर्य है कि पट नहीं रखी वो समा नहीं पा रहा है, इतना चहु और सौंदर्य वातावरण बिखरा पड़ा है। तो फागुन मास का सौंदर्य है वो पुष्पों के कारण, पेड़ों के कारण, पत्तों के कारण उस कहीं और वातावरण में उसका सौंदर्य समा नहीं रह पा रहा है, और चहुर वातावरण फागुन का ही सौंदर्य है। तो ये थी हमारी दूसरी कविता, अट नहीं रही है। बिल्कुल आसान सी कविता थी, एक बार में समझ आ जानी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो इसकी हम थोड़ा काव्य सौंदर्य पढ़ देते हैं इस कविता का। काव्य सौंदर्य में क्या है कि कवि ने फागुन महीने की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का इसमें वर्णन किया है, और प्रकृति की सुंदर छटा इसमें मुखरित हुई है। भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है। अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, विशेषाक्ति, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये तो इसका भाषा सौंदर्य है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब से करें, इसे जुड़े रहें। तो आगे जो 10वीं क्लास की आगे जो कविताएं बची हुई है उनको भी अगली वीडियो में हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।